हेलो एवरीवन, देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना किरचॉफ्स लॉ। देखो ये क्लास 11 फिजिक्स का है आपका, ठीक है। क्लास 11th में, क्लास 12th में भी है आपके पास, वो एक अलग है, वो करंट से रिलेटेड है। यहाँ हम बात करेंगे इसमें रेडिएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ यहाँ क्या कहता था कि जो गुड एब्जॉर्बर है ना वही गुड एमीटर होगा। अब इस बात को मैं समझा दूंगा आपको कि गुड एब्जॉर्बर ही गुड एमीटर क्या है, ठीक है। तो किरचॉफ्स ने क्या कहा, इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर हम इससे लिखते हैं ई से, एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर किससे लिखते हैं आप, ए से, ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इज कांस्टेंट फॉर ऑल द बॉडीज। सर्टेन वेवलेंथ मतलब क्या, कोई पर्टिकुलर मान लो वेवलेंथ लैम्डा को ही ये एमिट कर रहा है ज़्यादा और ये एब्जॉर्ब ज़्यादा उसी वेवलेंथ को कर रहा होगा, ठीक है। तो जिस वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उसी वेवलेंथ को ज़्यादा एमिट भी करता है, ठीक है। तो जो हमारी एमिसिव पावर की रेशो, मतलब इस तरीके से हम बोलेंगे द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, वो क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट होती है। और वो जो कांस्टेंट होती है वो किसके इक्वल है, वो कांस्टेंट हम लेते हैं किसके, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए हम एमिसिव पावर के लिए कैपिटल ई से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, और उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, ठीक है। और एट अ पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर की भी हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। गिवन टेम्परेचर है एक, उसी पर ही, ठीक है। तो जो भी आपके पास बॉडी है उसकी एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। इनकी रेशियो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और वो कांस्टेंट भी क्या है हमारे पास, जो एमिसिव पावर है किसकी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी यानी कि आइडियल जो ब्लैक बॉडी होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ इसको कांस्टेंट, क्लियर। अब ये समझ में आ जाएगा आपको कि जो ये गुड एब्जॉर्बर है, ये गुड एमीटर हम कैसे कह रहे हैं। देखो ये एक कांस्टेंट टर्म है। अगर मैं यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ से देखो ई लैम्डा इज इक्वल टू में, ये ई लैम्डा ये तो कांस्टेंट है और ये ए लैम्डा इधर चला गया। अब ये जब हम कांस्टेंट यहाँ से हटाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया ए लैम्डा के। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो ये कांस्टेंट आता है ना। तो अगर हम कांस्टेंट हटा दें तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट भी करेगा। मतलब क्या, कोई बॉडी अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है तो वो ज़्यादा एमिट करेगी। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये 4 एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये 4 ही एमिट करेगा, ऐसा नहीं है। ये मतलब क्या है, अगर ये ज़्यादा एब्जॉर्ब जो इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है वो अगर ज़्यादा है तो उसकी एमिसिव पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये कहने का मतलब है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी से ये कहानी से जो ये रेशियो इसने बताई थी उसी से हमें ये बात पता चल गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि गुड एब्जॉर्बर गुड ही क्या होगा, वो एमिटर भी होगा। बात आ रही है समझ में, ये मैं अभी आपको प्रूफ भी समझा दूंगा, ठीक है। अब इस बात को ना उसने एग्जांपल से आपको समझाया है यहाँ पर, ठीक है। और ये चीज़ समझ गए कि दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब उसने कैसे समझाया ये आपको, उसने कहा क्या, एक मेटल की बॉल लो, ठीक है, और उस पर क्या पॉलिश्ड मेटल बॉल ली हमने और उस पर स्पॉट बना दिए इस तरीके से। ये स्पॉट बना दिए, कौन से कलर के हैं ये, आपके प्लेटिनम ब्लैक से हमने इसको बना दिया, स्पॉट से बना दिए ये इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो स्पॉट बनाया है तो ये एक तरह से ब्लैक बॉडी हो गई, स्पॉट सिर्फ, ठीक है। अब इनको क्या किया हमने, एक फर्नेस में डाल दिया, हीटेड अप किया 1200 केल्विन तक। अब देखा क्या, टेकन आउट इनटू अ डार्क रूम। अब जब हमने इसको गर्म कर दिया 1200 के तक तो इस बॉल को हम एक अंधेरे रूम में ले गए। अंधेरे रूम में जब हम लेकर गए तो हमने क्या देखा कि जो ब्लैक स्पॉट थे ये वाले, ये तो ब्राइटर हैं, ज़्यादा चमक रहे हैं। जो ये वाले जो ब्लैक स्पॉट बनाए थे हमने ब्लैक बॉडी वाले, ये ज़्यादा चमक रहे हैं, और जो पॉलिश सरफेस है वो कम चमक रही है, ये वाली जो पार्ट है। तो इसका मतलब क्या, ये हमें पता था कि अगर हमने ब्लैक बॉडी की वजह से हमने ये स्पॉट बनाए यहाँ पर इस मटेरियल के, प्लेटिनम ब्लैक के, तो ये ब्लैक बॉडी है, तो ये एब्जॉर्ब तो पूरी 100% कर लेती हैं, अप्रॉक्सीमेट मान लो, है ना। तो ये गुड एब्जॉर्बर हैं। अब ये गुड एब्जॉर्बर हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये गुड एमीटर भी है। क्यों, कैसे पता चला, जब उसको अंधेरे वाले रूम में लेकर गए तो ये ज़्यादा चमक रहे थे। चमक मतलब ज़्यादा रहे थे, मतलब क्या, ज़्यादा एमिट कर रहे थे रेडिएशन को, है ना। तो ये ज़्यादा आपको चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, ब्राइटर थी इनकी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल मेटल सरफेस था पॉलिश्ड। देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, मान लो 100 रेडिएशंस थी, ठीक है। अब इन्होंने तो 100 की 100 एब्जॉर्ब कर ली जो ब्लैक स्पॉट थे। अब ये वाले ने कितनी करी होगी, 60 एब्जॉर्ब करी होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है जब इसने 60 एब्जॉर्ब करी तो अब ये एमिट भी तो 60 के आसपास ही करेगा ना। हम ये नहीं कह रहे पूरी 60 ही करेगा एमिट, लेकिन 60 से ऊपर तो नहीं कर देगा ना, समझ रहे हो इतनी बात। अब मान लो ये 100 एब्जॉर्ब कर रहा है तो समझ लो 100 के आसपास कहीं ये एमिट भी कर रहा होगा, तभी तो इसने ज़्यादा एब्जॉर्ब करी तो ये ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि ज़्यादा एमिट भी कर रहे थे। फिर ये मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बार बार समझ लो कि 100 इसने ऑब्जर्व किया तो 100 ही एमिट करेगा। वो हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम की, उस केस में हम बोल सकते हैं कि जितना ऑब्जर्व कर रहा है उतना ही एमिट कर रहा है। मैं एक नॉर्मल बात आपको बता रहा हूँ वैसे एक कहानी, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने बोलता है एब्जॉर्प्टिव पावर जो होती है ब्लैक बॉडी की 1 होती है, लेकिन एमिसिव पावर 1 होती है, ये नहीं है जरूरी, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर तो हम कह देंगे सब कुछ ही एब्जॉर्व कर रहा है, एमिसिव पावर लेकिन 1 नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि ये नहीं हम कह रहे कि पूरी 100% ही एमिट कर रहा है, लेकिन हाँ 100 एब्जॉर्व कर रहा है तो मतलब क्या है, एज़ कम्पेयर टू दिस नॉर्मल जो सरफेस था वो 60 एब्जॉर्व कर रहा था। तो ऑब्वियस बात है ये एब्जॉर्व ज़्यादा कर रहा है तो एमिट भी ज़्यादा करेगा, तो ज़्यादा चमक रहा था। बात आ गई क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, दिस इज बिकॉज द ब्लैक स्पॉट इज अ बेटर ऑब्जर्वर है, ऑब्वियस ही बात है। तो किरचॉफ्स लॉ से क्या पता चलता है हमें, किरचॉफ्स लॉ से कि वो बेटर एमिटर भी है रेडिएशंस का,
ठीक है ना। तो ये कहानी यहीं से पता चल रही है हमें, ठीक है, जो डायरेक्टिव पोर्शन वाली, कि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो एमिट भी ज़्यादा करेगा। यहाँ से हमें समझ में आई ये बात। अब मैं इसको ना आपको ना थोड़ा सा प्रूफ करके बताऊँ, ठीक है। वैसे तो इतना बहुत है ये आपके लिए, लेकिन फिर भी अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो देखो ज़रा समझो इस बात को। देखो जैसे मान लो ये 3 बॉडीज़ हैं, इस तरीके से समझ लो, सेम डायमेंशन की हैं, ठीक है। ये फर्स्ट बॉडी हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई, ठीक है। ये जो थर्ड बॉडी है ये ब्लैक बॉडी है। क्या है ये? ब्लैक बॉडी है, समझ लो, ठीक है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली बात है इसका जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो 1 है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से समझना कहानी को, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। देखो उसने बोला क्या था कि जो रेशियो है इसकी एमिसिव पावर की और किसकी, एब्जॉर्प्टिव पावर की, ठीक है, वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है। चलो मान लो ये, मान लो कोई, मान लो ये आपके पास λ1 वेवलेंथ की रेडिएशंस ज़्यादा आ रही हैं, इस पर λ2 की, और इस पर पर्टिकुलर मान लो कोई λ की आ रही होंगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर समझना बात को किस तरीके से मैं कह रहा हूँ आपको। यहाँ पर इसकी जो एमिसिव पावर होगी वो E1, ठीक है, अपॉन में क्या होगी, यही होगी, और इसकी क्या होगी E2। अब इक्वल क्यों कर रहा हूँ मैं, सब क्योंकि कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर ये किसके इक्वल है हमारे पास, इस वाले को मैंने E से बोला था, आपका एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की E से ले लो, और नीचे एब्जॉर्प्टिव पावर A से ले लो, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है इसकी 1, और ये सब कुछ कांस्टेंट के इक्वल है किसी, ठीक है, किसी कांस्टेंट के इक्वल, ऐसे समझ लो। तो यहाँ से देखो जरा, E1/A1 इज इक्वल टू में E2/A2 इज इक्वल टू किसके आ रहा है, एमिसिव पावर ऑफ, बताओ किसके आ रहा है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या आ रहा है, और वो कांस्टेंट के इक्वल है, ऑब्वियस बात है, जो वैल्यू कांस्टेंट की है वही इसकी होगी। तो यहाँ से ई तो समझ में आ रहा है कि E/A क्या होगा हमारे पास, E के इक्वल होगा, जो कि ऑब्वियस है कांस्टेंट के इक्वल है। और पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हम बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही बात करेंगे हम यहाँ पर। क्लियर? तो अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर नहीं, ये 1 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। वेवलेंथ हमने मान लो इनकी सबकी सेम ही मान लिया, जिस वेवलेंथ यहाँ, जिस वेवलेंथ की यहाँ, जिस वेवलेंथ की यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ क्लियर हो रही है इतनी चीज़ या नहीं, बताओ। बात हुई है क्लियर? ठीक है। अभी देखो जरा सर्टेन वेवलेंथ के लिए कर रहा था ना, इसलिए मैं अलग अलग वेवलेंथ नहीं दे रहा हूँ, पर्टिकुलर वेवलेंथ इसमें, ठीक है। तो ये लेकिन अलग बॉडी है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो इनकी जो एमिसिव पावर अपॉन में एब्जॉर्प्टिव पावर है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है, और वो किसके इक्वल होगी, ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के इक्वल होगी। अब इसको और ज़्यादा समझ लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट है ये फिर क्या होगा। देखो अगर आपको एब्जॉर्प्टिव पावर याद है, मैंने आपको क्या बताई थी, A इज इक्वल टू में क्या थी, हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन में हीट इंसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ से हीट जो एब्जॉर्ब्ड है, हीट एब्जॉर्ब्ड वो किसके इक्वल होगी, A इंटू में हीट इंसिडेंट। अब यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि मान लो इस पर Q हीट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर भी Q रेडिएशंस, और यहाँ पर भी Q रेडिएशंस इंसिडेंट हो रही है, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो ये Q हो गया, ये इधर गया, ये हीट इंसिडेंट Q, तो हीट एब्जॉर्ब्ड इतनी आ गई। अब एमिसिव पावर की अगर आपको कहानी याद हो तो वो मैंने आपको बताई थी, हीट एमिटेड, रेडिएशन एमिटेड अपॉन में एरिया इंटू में टाइम, ये थी। तो अगर यहाँ पर हम देखें, ये हमारी हीट क्या है, एमिटेड है, हीट एमिटेड अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, बताओ, E इंटू में A और ये T, ये होगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि मान लो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू में क्या होगी, हीट एमिटेड होगी, ठीक है। तो इस केस में अगर फर्स्ट केस में देखें हमारी हीट एब्जॉर्ब्ड क्या है, अगर फर्स्ट केस के लिए माने हम, तो हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट एमिटेड मान लो, इस वाले केस में अगर हम देखें तो E1, और एरिया इसका भी A, और टाइम भी हम सेम लेके चल रहे हैं T सब में, ठीक है। तो E1 AT इज इक्वल टू में इसका एब्जॉर्ब क्या होगी हमारे पास यहाँ पर A इंटू क्यू है, तो A1 इंटू में Q। सेकंड के लिए देख लो क्या हो जाएगा, E2 AT इज इक्वल टू में A2 Q। और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एमएससी पावर इसमें E से लिख रहे हैं हम, AT इज इक्वल टू में A सिंपल से लिखूँगा और ये Q लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ज़रा आप ध्यान से, अगर आप देख पाओगे यहाँ से देखो ज़रा, E1 अपॉन में A1 इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, Q/AT। यहाँ से भी देख लो E2/A2 क्या है हमारे पास, Q/AT। और यहाँ से भी देख लो आपके पास E/A क्या है, Q/AT। अब यहाँ वाला ये A तो 1 हो जाएगा, है ना, ये तो 1 हो गया हमारे पास, 1 कर दो इसको, तो ये E बचा। तो ये देखो, ये भी Q/AT, ये भी Q/AT, ये भी Q/AT, तो ये कांस्टेंट हो गई ना टर्म, है ना। कह रहे थे हम ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, ऑब्वियस बात है E ही कांस्टेंट है यहाँ। E ही कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से देख लो E अपॉन में 1, E की वैल्यू ही ये है। और ये तीनों को इक्वेट करें अगर हम, तो यहाँ से पता चल रहा है E1/A1 इज इक्वल टू में E2/A2 इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, E है ये वाला। और पर्टिकुलर ऑब्वियस बात है जिस वेवलेंथ के होंगे उसी वेवलेंथ के लिए ये हम बात कर रहे हैं,
समझ रहे हो या नहीं? बताओ बताओ क्लियर हो रही है या नहीं? देखो यार, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो एमिट भी ज़्यादा करेगा, पहली तो ये बात है। क्लियर है इतनी बात? अब कौन कितना ज़्यादा एमिट करता है रेडिएशन, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, वो कहानी हम इसमें स्टीफन्स लॉ में पढ़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो यहाँ से यही तो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि E/A इज इक्वल टू में E/A इज इक्वल टू में क्या हो रहा है, E कितनी बॉडीज़ ले लो, उनका रेशियो किसके इक्वल होगा, हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होगा। और वो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और एमिसिव पावर जो है वो यहाँ से देखो Q/AT है, तो यही कांस्टेंट मैं कह रहा हूँ आपको, है ना। हमने बोला है ना ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है, वो कांस्टेंट ये है। और ये कांस्टेंट क्या है, एमिसिव पावर। और एमिसिव जो पावर है उसका फॉर्मूला तो यही होता है Q/AT, अगर आप देख लो यहाँ से पढ़ाया मैंने आपको। आ रही है बात समझ में? बताओ क्लियर हुई कहानी थोड़ी सी कि क्या है ये समझ? सिर्फ ये मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि ये किस तरीके से हम कह रहे हैं इसके इक्वल है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो आपको समझ में आ ही गया कि जब अगर हम इसको क्या कह रहे हैं, E/A इज इक्वल टू में E कह रहे हैं, है ना। तो E इज इक्वल टू में EA, और ये E हम कांस्टेंट कह रहे हैं, तो ये हटाएंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। तो ये क्या हो रहा है, अगर एब्जॉर्बर ज़्यादा है तो एमिटेंस भी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं? क्लियर हो रही है इतनी चीज़? ठीक है, तो ये चीज़ समझनी थी आपको इसमें किरचॉफ्स लॉ के अंदर। क्लियर हो गई? ओके जी, थैंक यू।